कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब जो है आप लोगों के पास जो समय मिला हुआ है, जिनका पेपर हो चुका है, उनके पास तो बिल्कुल चांस नहीं था, पर आपके पास समय था और आपको पता चल गया कि पेपर किस तरीके के आ रहे हैं। तो उसी तरीके के मैंने जो है जीएस, मैथ, रीज़निंग ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं 13 से लेके और 21 जून के बीच में। तो बिल्कुल आपका भी एग्ज़ाम है अगर 13 से लेके 21 जून के बीच में, तो 100% है कि आप जिस तरीके से देखे हो कि जो आपका एग्ज़ाम 7, 8 और 9 जो है मई को पेपर हुआ, बिल्कुल उसी के आधार पे जो है आपका पेपर होने वाला है। तो कहीं न कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप लोगों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पे देकर पढ़ना होगा। तो उसी के आधार पे हम लाए हैं ये स्पेशल जो है क्लास और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक फुल पेपर मैं कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जीएस से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जीएस के, ठीक है? पहले जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, जीएस के प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रश्न 1 आप लोगों के सामने है और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी भी आप लोगों के पास समय है, जो अंतिम के आप लोगों के 1 मंथ का समय मिला है और पता भी चल गया कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, तो अभी भी आप हमसे जुड़ जाते हो तो मुझे लगता है बेहतर स्कोर करोगे, ठीक है? चलिएगा यहाँ पे पहला जो है पहला प्रश्न आपके सामने और फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? हमसे पूछा गया है कि जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप लोगों को याद रखना है 300 जो है 82 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है? हम फास्ट करेंगे प्रश्नों को क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और आज है समय कम है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 जो है सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। आज मैंने जो है आप लोगों के क्वेश्चन के साथ आंसर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है ताकि हम आपको बेहतर तरीके से और कम समय में जो है हर एक प्रश्न को समझा सके, ठीक है? तो ये केवल जीके के लिए ही है, मैथ और रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं कम समय में, ठीक है? चलिएगा फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो है रेड डाटा बुक का जो है प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो आपको याद रखना आई यू सी एन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी जो है गैसें जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आप लोगों को पता है H2SO4 और NO2, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो SO2 और NO2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये प्रश्न को नोट कर लो, नहीं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करो और आप सीधे ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे और वहाँ पे हर एक क्लास के जो पीडीएफ है, नोट्स है, मैं उसको दे देता हूँ और साथ में उसके आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉल्यूशन, ताकि आप बेहतर तरीके से अपना जो है रिवीजन कर सको, ठीक है? तो ये फ़ायदे अगर आपको लेने हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हर एक खबर भी आपको मिलता रहता है वहाँ पे। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन-सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमें अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आप लोगों को याद रखना है एजी टांसले। एजी टांसले आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान पे है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो हमारा देश भारत है ये कौन से नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे आता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा नंबर पे कौन सा जो है देश आता है, दूसरे नंबर सेकंड पे जो है कौन सा देश आता है। फर्स्ट पे सभी लोगों को पता है रसिया, पर सेकंड वाले देखते हैं कौन कौन बताता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा, यहाँ पे देखिएगा भूमि पूछा गया है, ठीक है। तो भूमि जब भी पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग का जो है देश जो है भारत का भूमि सीमा जो है बांग्लादेश से है, अर्थात ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस स्थान पे सबसे अधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि भारत के जो है मानसिन राम जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में कोई भी पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है कि भारत के जो मानसिंह राम है यहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जो जनगणना है ये जो है कितने वर्षों के अंतराल में होती है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको पता है कि हर 10 साल पे जो है जनगणना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल से अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि उन्नाव जो है, उन्नाव जिला जो यूपी का है, ये जो है आपके नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ जो है साझा करता है? भारत भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, बताएंगे? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। तो भारत जो है 7 देशों के साथ जो है अपना भूमि सीमा साझा करता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है खुली सीमा है? आप वो फटाफट से बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ। कम समय में ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये स्पेशल है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नेपाल ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर किस मंडल के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कानपुर के अंतर्गत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जीएस तो समाप्त हो चुका है, अब जो है यहाँ पे आ गया मैथ। और मुझे लगता है कि मैथ जो है आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में बहुत दिक्कत हुआ है लड़कों को, ठीक है। तो मैथ थोड़ा सा लेवल का पूछा जा रहा है, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ के क्वेश्चनों को खास करके। और देखिए मैं जो करा रहा हूँ उसको आप केवल देखोगे मैथ और रीजनिंग में तो नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कॉपी और जो है कलम उठाओ और मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर सॉल्व करते हो तो ही बेहतर आप कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो
मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ कलम और कॉपी उठाओ और हर एक प्रश्न को सॉल्व करो। जैसे कि पहला प्रश्न गणित का दिया गया कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a का जो है मान क्या होगा? ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व आपको बिल्कुल आना चाहिए और बहुत ईज़ी होता है ये प्रश्न। आप देखो बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे समझोगे। एक फ़ॉर्मूला होता है जब भी इस तरीके का प्रश्न स्क्वायर वाला पूछा जाए तो आपको याद रखना होता है, ये होता है a। ये a है, इसका फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस का 2। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर कर दो माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा दोगे कितना आता है 14। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसके फॉर्मूले आपको केवल याद रखना है कि अगर आपको जो दिया गया है, ये जो दिया गया है a प्लस 1/a बराबर ये होता है आपका जो भी यहाँ पे दिया गया है इसके बराबर, मान लो k है तो इसका फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। सेम टू सेम मैंने एक तो और प्रश्न रखा हुआ है ताकि आपको करने के बाद से आप खुद से करोगे तो एक जो है आपका मनोबल है वो हाई रहेगा। यदि a प्लस 1/a बराबर 8 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? फिर से उसी टाइप का ये दूसरा प्रश्न है और मुझे लगता है ये प्रश्न आप बिल्कुल 100% सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो इस प्रश्न को। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रश्न आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है? चलिएगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने बताया इसके बराबर में जो है वो है a, तो a स्क्वायर और माइनस क्या करना है 2। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे और माइनस 2 करोगे। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, 64 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 62। 62, 62 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होने वाला है? अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, फिर से तीसरा क्वेश्चन इसी का है, इसी लेवल का है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है अब उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है? इसको अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप इसे सभी लोग होमवर्क के तौर पे कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर दोगे, ठीक है? चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, इसके राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये जो है आप लोगों को टाइम टेकिंग वाला प्रश्न लगता है पर होता बहुत ईजी है अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो। बताओगे इस प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग? ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले x का तो वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, पर 1/x जो दिया गया है इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और बटा में x का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट 3। हम इसके क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे ताकि ये क्या हो जाए छोटा हो जाए, ठीक है? परमीकरण करते हैं तो ये क्या होता है कि जो यहाँ पे लिखा गया उसका जो है चिन्ह चेंज कर देते हैं। 2 माइनस रूट 3 लिखा गया, इसका अपोजिट हम लिखते हैं 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3। अब गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो ऊपर गुणा होगा तो ये तो 1 से गुणा करोगे इसमें तो वही रहेगा 2 प्लस रूट 3 बटा नीचे देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर बी स्क्वायर अर्थात रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 प्लस रूट 3। 1/x का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस रूट 3। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है x माइनस 1/x, x का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है कितना 2 माइनस रूट 3, फिर यहाँ पे है माइनस और 1/x का वैल्यू क्या निकाले थे 2 प्लस रूट 3, यही तो निकाले थे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या आने वाला है आप देख लो, यहाँ से अब आप करोगे तो आपके वैल्यू जो है हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से
माइनस है ना, -√3, -√3, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ट नहीं में रहेगा जी, ये तो सही है, इसका वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 2, और प्लस का √3 है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जा रहा है ना, 1 मिनट, ये घटाव का चिन्ह है तो चेंज होगा ना, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आप क्या करो अब यहाँ पे चेंज करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह चेंज होगा ना, यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा ना, यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये दो से तो 2 कट गया, ये 2 से तो 2 कट गया, बचा हुआ √3 और √3, तो माइनस का 2√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घटाव का चिन्ह यहाँ पे है, तो घटाव में चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है ना यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है यहाँ पे यदि x बराबर ये दिया गया है तो x² प्लस 1/x² का मान जो है आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे तो जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे ये तैयार करो कि x बराबर क्या दिया गया है, तो √3 प्लस √2, फिर कह रहा है x² प्लस 1/x² का मान जो है हमें बताना है, ठीक है। देखो जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व करके आपको बताया, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले x का तो वैल्यू मिल गया, हमें 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 1/x² है, अर्थात इसको इस तरीके से कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा 1/√3 प्लस √2, इसका परमीकरण करोगे √3 और -√2 बटा √3 -√2। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये a² और माइनस का भी a² होगा, तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा और नीचे ऊपर बच जाएगा √3 प्लस 2, अर्थात हमें जो है मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर से प्लस है तो प्लस, और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको जब दोनों को स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 2√3, 2√3 का क्या होगा हमें स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाँ 12, 12 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका 10। थोड़ा सा जो है यहाँ पे आ, थोड़ा सा जो है बड़ा प्रश्न था, हल्का सा आपको, पर उसी मेथड का था, ठीक है। अब देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 7, तो x³ प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात करें। मैंने जिस तरीके से अभी बताया x² वाला, सेम टू सेम पैटर्न, जैसे x वाला बताया था, फिर x² वाला भी बताया, तो सेम टू सेम वही प्रश्न उसी लेवल के हैं, और मुझे लगता है कि आप इसे कर सकते हो। तो ये भी प्रश्न मैंने आपको 2 ठो करके दिखाया है, तो ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे सभी लोग, मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि a² माइनस ए बटा ए बराबर 5, तो a के पावर 6 माइनस 1 बटा ए के पावर 3 बराबर क्या होने वाला है। अब ये आपको बताना है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझोगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा है a² माइनस 1 बटा ए। अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप अलग अलग लिखोगे तो यहाँ पे a² बटा ए हो जाएगा, माइनस 1 बटा ए हो जाएगा। ये जो बटा है ए, ये दोनों के नीचे है, तो हम दोनों के नीचे कर देंगे, यहाँ से ए कट जाएगा, अर्थात 1 बटा ए, एक तो ए ऊपर अधिक है तो वो तो रह जाएगा, और 1 बटा ए हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 5। ये हमें सवाल में पता चल गया कि 1 माइनस 1 बटा ए बराबर 5 दिया गया है। अब हमें निकालना किसका है, तो हम उसको भी इसी फॉर्म में ला देते हैं। किस तरीके से, तो इसको भी लिखो ए के पावर 6, और इसके बटा में लिखो ए के पावर 3, माइनस 1 बटा ए के पावर 3। यहाँ से काट दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, तो 3 तो कट जाएगा, ए बचेगा ए के पावर 3, और यहाँ पे 1 बटा ए। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, आपको पता है कि ए क्यू में है तो ए क्यू, अर्थात x³ माइनस के हो जाएगा 3k। आप यहाँ से लगा लो, k का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 125, 5 का क्यूब और 3 5 15, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 100, कितना हो रहा है, कितना आ रहा है 100, यहाँ पे जो है आपका कितना आएगा 125 होना चाहिए ना,
110 110 होगा ना, यहाँ पे 110 होगा भाई साहब, 110 आपको राइट करना है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे दिया गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 50, तो x के पावर 4 माइनस 1/x स्क्वायर का जो है एक्स के पावर 4 का वैल्यू हमें निकालना है। अब जो है यहाँ पे 4 लिख दिया है, ठीक है, तो 4 वाले को कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको आज समझना होगा। सबसे पहले आप इसको क्या करना कि आप देख लो, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स के पावर जो है 4 लिखना है, अर्थात 2 के पावर 2 माइनस 1/x के पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है। अब यहाँ से आप निकाल लेना, इसका तो वैल्यू दिया गया है 50 और इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से दिया गया है 12, तो 12 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस होता है 2, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने अभी बताया था पहला ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बनाइए 144, 144 में से 2 घटाओगे 142 और गुणे 50 कर लेना, कितना आ जाएगा, कितना आएगा आप लोग बताओ, कितना आ जाएगा, 7100। ऑप्शन नंबर बी सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि 2a प्लस 1/2a बराबर 6, तो 64a के पावर 3 1/64 a के पावर 6 का जो है वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिर सेम टू सेम वही हमें तरीका अपनाना है कि जो है जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा, सेम टू सेम वही तरीका है, इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो इसके पहले मैंने अभी बताया था सेम टू सेम उसी पे लगाना है। 6 दिया हुआ है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्यों बना लो आप, 64 किसका होता है 4 और ए स्क्वायर का यहाँ पे क्यू कर लेना, फिर यहाँ पे 1/64 दिया है तो 4 ए स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 3 गुना का 6, अब बन जाएगा आसानी से। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिर वही प्रश्न है एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 6 वाला, तो मुझे लगता है कि ये भी आप कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों पे, मैथ के प्रश्न तो हो गए, अब चलते हैं रीजनिंग के प्रश्न की ओर। अब रीजनिंग के प्रश्नों को फटाफट से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है रीजनिंग वाला, देख लीजिए। इसने कहा है कि यदि कैंपरा को जो है ये लिखा जाता है तो फेसरी को जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, तो रीजनिंग में थोड़ा सा आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप सी से जेड पे जाओगे या सी से कहाँ जाओगे कि आपका जो है संबंध मिल सके, तो आप क्या कहोगे कि जो है यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक अपोजिट, जैसे ए बी सी डी लिखते हैं, तो आपको तो अपोजिट बिल्कुल पता होगा ना, ए बी सी डी, तो इसमें उल्टा करोगे तो जेड पहले आता है, फिर वाई, फिर एक्स, तो हमें दिखा सी का एक्स ए का जेड, देख रहे हो अपोजिट लिखा गया है। उसी प्रकार एम का एन होता है, मतलब हमें पता चल गया कि ये अपोजिट किया है, तो हम भी अपोजिट करेंगे। एफ का क्या होता है, एफ का होता है यू, आई का होता है आर, ठीक है। और एस का होता है क्या चीज, एस का एच होता है, एस का एच, एस का क्या होता है एच, अर्थात अब क्या हो जाएगा आप लोग, एस का एच और यहाँ पे एच का एस, ये देख लो कहाँ पे है, एस एच दो ही आ गया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है बी जो है एच एस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पुलिस को ये लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपको कराया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सिलेक्टेड प्रश्न है। अब देखोगे पी को लिखा है क्यू, पी के बाद क्या होता है क्यू, +1 हो सकता है, डी हो सकता है। ओ के बाद एल लिखा है, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, अर्थात -3। एल के बाद लिखा है एम, एल के बाद एम होता है +1, फिर से +1 किया। आई के बाद लिखा है आर, अर्थात आई का आर क्या है यहाँ पे, आई का आर तो यहाँ पे अपोजिट है,
फिर सी का लिखा है डी मतलब +1, ई का लिखा है भी अपोजिट, मतलब एक बार अपोजिट और एक बार आपको प्लस करना है। हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया हुआ क्या है। सबसे पहले वाले में +1 करना है और दूसरा वाला अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है, अपोजिट। तो हम भी वही काम करेंगे, हमें क्लियर समझ में आ गया तो हम भी वही काम कर देते हैं। एच में +1 करेंगे तो आई होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का होता है एल, ओ का होता है एल, ओ का होता है एल। तो मुझे लगता है कि दो ही आपके जो है वर्ड से आपके उत्तर मिल गए ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि किसी कूट सांकेतिक भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, अब बताइएगा। अब सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 3, तीसरे नंबर प्रश्न में देखिएगा, सी का एक्स लिखा है, ई का भी लिखा है, जे का क्यू लिखा है, ओ का एल लिखा है। यहाँ पे अपोजिट सीधा सीधी हमें दिखाई दिया। अब भी सीधा सीधी अपोजिट कर दो, बी का होता है वाई, डी का होता है क्या चीज डब्ल्यू। तो यहाँ पे तो ये दोनों बिल्कुल गलत, आई का होता है आर, अर्थात ये भी गलत। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको 3 ठो प्रश्न कराया हुआ है, ये जो है होमवर्क के तौर पे इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। जितना आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस करोगे। यदि टेबल को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब ये थोड़ा सा जो है आपके लिए अलग हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, मैंने देखा कि टी को लिखा हुआ है, ए को लिखा गया है, बी को लिखा गया है, एल को, ई को, ठीक है। जितने वर्ड है जितने वर्ड यहाँ पे भी है, मतलब हमें ये पता चल गया कि टी का कोड 8 है, तो टी का कोड यहाँ से हम उठाएंगे 8। ई का कोड यहाँ पे 3 है, तो ई का कोड यहाँ से हम लिखेंगे 3। ए का कोड कितना है, ए का कोड यहाँ पे देख लो 4, तो 4, 834 जो है हमारा राइट उत्तर बन रहा है, 834, 834। अब उसके बाद से सी है, सी का कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 5 है, तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे दे दिया कितना, 1, बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो हम इतने से ही प्रश्न के राइट उत्तर खोज लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सामने देखिएगा, अब जो है यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुँह करके चलना आरंभ करता है, और कुछ देर बाद जो है वह बाईं ओर मुड़ता है, और फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है। अब वह जो है किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले आप समझोगे ये कि सूरज किधर उगता है, सूरज पूरब में उगता है, अर्थात इधर अगर सन होगा, यही तो पूरब दिशा है, तो हम यहाँ पे है तो हम जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, पूरब की तरफ। इसने कहा कि पूरब की तरफ आप जो है चलना स्टार्ट किए हो, आपको समझ जाना है कि सूर्य की तरफ जा रहे हो, अर्थात पूरब की तरफ। कुछ देर बाद वह जो है बाईं ओर मुड़ता है, बायां तरफ आप मुड़ रहे हो, अर्थात बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपका बायां मुड़ते हो, और फिर जो है बाईं ओर क्या कह रहा है, कुछ देर बाद बाईं ओर मुड़ता है और फिर जो है बाईं ओर मुड़ता है। फिर यहाँ पे जो गए हो इधर, कुछ देर के बाद से फिर मुड़ जाते हो बायां की तरफ, अर्थात इधर मुड़ गए। तो अब कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये कौन सा दिशा होता है आप लोग बताओ। ये पूरब है तो इधर चलोगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम। मुझे लगता है आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वरुण अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। तो देखिए सबसे पहले आप मान लो कि यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल दक्षिण की तरफ इधर चला 2 किलोमीटर, दक्षिण किधर होता है, नीचे की तरफ। और अ, दाहिना तरफ मुड़ा, ये कहाँ मुड़ा, दाहिना तरफ, तो इसका दाहिना साइड ये हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोमीटर चला, दाहिने तरफ मुड़ के 1 किलोमीटर चला, अर्थात 1 किलोमीटर इधर चल गया। फिर दाहिना तरफ मुड़ा और घर पहुंचा, यहाँ से दाहिना तरफ मुड़ा और घर पहुंचा, दाहिने तरफ मुड़ के घर पहुंचा। यदि घर स्कूल से दक्षिण पूरब की ओर हो तो प्रस्ताव किस दिशा में था। अब कह रहा है इसने कि यदि घर स्कूल से दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब अर्थात यहाँ पे था स्कूल,
और स्कूल से कह रहा है कि जो घर है इसका दक्षिण पूरब में है, अर्थात इधर है दक्षिण पूरब, ये दक्षिण और ये पूरब होता है, अर्थात इसके बीच में यहाँ पे इसका क्या है घर। तो कह रहा है कि तो प्रारंभिक प्रस्थान किस दिशा में है, प्रस्थान मतलब उसका जो स्कूल है वो किस दिशा में है। तो आप यहाँ से समझ लो कि इसका जो हो जाएगा घर कौन सा दिशा हो जाएगा, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर, उत्तर की तरफ आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आप दक्षिण से आए, दाहिनी ओर मार्ग कॉफी हाउस से कुछ दूर जाते हो, सीधा जो है मार्ग कॉलेज जाता है, बताइए किस मार्ग पर जो है मंदिर स्थित है। तो देखिए 3 ठो मैंने इस तरीके के भी प्रश्न रखे थे जिसमें से 2 आपको कराए हैं। ये तीसरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है फिर से उसी लेवल का प्रश्न है, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है 2-3 प्रश्न एक टॉपिक से है कर लिए हैं, तो उस टॉपिक को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। तो ये दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे और आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप आराम से इस पीडीएफ को ले लेना और तैयार कर लेना। इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, इसके सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे देता हूँ। तो दोनों ही आपको बहुत ईजी, इसके आंसर क्या होने वाला है ये भी मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आपको फ़ायदे बहुत बहुत बेहतरीन होंगे, वो भी फ्री क्लासेज है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।